नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े और राहुल गांधी का पुणे का मेगा शो। सारे रिकॉर्ड भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के ध्वस्त हो गए। मैं राजनीतिक कार्यक्रम की चर्चा नहीं करूंगा। अब राजनीतिक कार्यक्रम की चर्चा न करने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम राजनीति की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सब कुछ तो राजनैतिक हलके में भूकंप भूचाल लाने के लिए ही हो रहा है और भूचाल आ भी गया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने तो पेटी भी कस ली है। कहते हैं वो मीम्स में ना, मौसम बदलने वाला है, पेटी बांध लीजिए कुर्सी की। तो कुर्सी की पेटी बांध ली है, लेकिन अब कुर्सी की पेटी जो बांधी है वो भी तो मेक इन इंडिया वाली ही है, जो 12 साल में उन्होंने बनवाई है। वो पेटी टूट सकती है कभी भी। आते हैं सीधे खबर पे। राहुल ने जो कल एक लंबा कार्यक्रम, नॉर्मली 32 34 35 मिनट में चला जाता है, कार्यक्रम खत्म हो जाता है, कल 1 घंटे 20 मिनट के करीब का कार्यक्रम था। 1 घंटे 20 मिनट में मोदी एंड कंपनी की ऐसी नस दबाई राहुल ने, रात भर नहीं सो पाए। सुबह सुबह मतलब 8:30 से 9, 9:30 बजते बजते जो कंपनी के सबसे ज्यादा न्यूसेंस वैल्यू वाले लोग हैं, उनमें कौन है? अमित मालवीय, निशिकांत दुबे, ये सब के सब सामने आ गए। और सब सामने आए तो इन्होंने राहुल के बाल नहीं बांका कर पाए, राहुल को कोई जवाब नहीं दे पाए। ये खुद फंस गए। होता ही है, जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो वही ऊंट पे बैठे व्यक्ति को कुत्ता काटता है वाला हाल है। ये खुद को ही फंसा लिए। जो राहुल ने पुणे के कार्यक्रम में ताल छेड़ा है ना, अगर उस तार पर इस देश में विमर्श हो गया, और मुझे लगता है वक्त आ गया है कि विमर्श हो, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी और संघ, ये दोनों को के दोनों मनु के पीछे छिपने की जुगत में हैं। अब वक्त है कि विमर्श हो जाए। अगर विमर्श हो गया देश में, तो इस देश की आधी आबादी संघ और भाजपा इन दोनों को भगा देंगी, खड़े नहीं होने देंगी सामने। और आधी आबादी नहीं, 90% आबादी। क्योंकि जब इन्होंने पंगा लिया है मालवीय और निशिकांत ने, तो कुछ हम और भी तथ्य लेकर आए हैं। इस देश का ओबीसी, इस देश का दलित मनुवादी भाजपाइयों के साथ कैसे खड़े हैं, आज सवाल मेरा उनसे भी है। कुछ जुबानी जमा खर्च नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा मनुस्मृति, और वो मनुस्मृति देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी, एससी मोर्चा के पदाधिकारी, एसटी मोर्चा के पदाधिकारी से लेकर के और बूथ और पन्ना प्रमुख तक जितने ओबीसी दलित हैं, आदिवासी हैं, वो मोदी के साथ, संघ के साथ और भाजपा के साथ क्यों हैं, जरा सोचिएगा। भाऊ को ले आइए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है दिखाने के लिए। शुरू करें कार्यक्रम। स्वागत है भाऊ। सबसे पहले जरा राहुल गांधी ने कौन सा जो है ताल छेड़ा है, वो ताल देखिए। पहले स्क्रीनशॉट देखिए, फिर सुना देंगे हम आपको। द मनुस्मृति स्टेट्स दैट ए वुमन मस्ट नेवर बी इंडिपेंडेंट। कभी भी नहीं स्वतंत्र हो सकती है एक महिला, मनुस्मृति कहता है। बट आई बिलीव विमेन शुड बी इंडिपेंडेंट। महिलाओं को स्वतंत्र होना चाहिए। यू मे हैव रिलेशनशिप्स with your father, brother, husband or son, but you do not belong to them. You belong to yourself. आप रिश्तों में, रिश्तों के सम्मान को उन्होंने कहा कि ये है, इसकी वैल्यू को नहीं कम कर रहा। आप एक पिता के, एक भाई के, एक पति के, एक बेटे के साथ आपका जो रिश्ता है, वो सारा रिश्ता होते हुए भी आपकी अपनी पहचान, आपका अस्तित्व तो ये नहीं है कि आप किसी की माँ हो, किसी की पत्नी हो। आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, वो आपकी एक निजी पहचान है। जो 3 मिनट के आसपास का क्लिप है, राहुल की एक क्लिप, यही क्लिप 3 मिनट पूरी रात नहीं सोने दिया। जरा सुना दीजिए पहले, फिर शुरू होगा पोस्टमार्टम। सुनाइए। एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट। महिलाओं को
दबाने का माइंडसेट। और मैं थोड़ी छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं और फिर इसके बाद आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं? ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये इंडिया में चल रहा है, बैठ रहा है, बहुत खतरनाक है। लेकिन ये भारत में नहीं, ये इंडिया में बढ़े नहीं, पहले भी होते थे, आज भी होते हैं। ये घटनाएं जो है छेड़खानी की है, ये 80 से 90% जानकारों के बीच में होती है। बहुत घटनाएं तो ऐसी होती है, काफी समय तक इकट्ठे घूमते रहते हैं और एक दिन थोड़ी गड़बड़ हो गई, उस दिन उठा करके और FIR करा देते हैं। क्या इसने मुझे दीदी 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 एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं? तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया होता है और भारत नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है, जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। बस अभी सब हम दिखाएंगे, लेकिन एक टिप्पणी आज ओपनिंग में भाव से लेने के बाद सब दिखाएंगे। मनुस्मृति में लिखा क्या है, व्यथा क्या है, कथा क्या है, अमित मालवीय और निशिकांत दुबे की पीड़ा क्या है, वो सब। लेकिन एक टिप्पणी जरूर, क्योंकि आधी आबादी के बाद हम अपनी बेटियों की बात हम दोनों कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में कोई हमारी बेटी बहन नहीं है, इसलिए पहले हम ओपनिंग में आज तोड़ रहे हैं थोड़ा सिस्टम को। शुरू एक पहले टिप्पणी कर लें, क्योंकि मैं मतलब ये भी नहीं कह सकता कि मैं उनका प्रतिनिधि हूं। मेरी औकात नहीं है कि मैं अपनी बहन बेटी माँ का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठूं। वो अपना प्रतिनिधित्व अपना हक खुद ले सकती है, इसलिए ये भी नहीं कहूंगा कि प्रतिनिधि हूं, फिर उनका अपमान होगा। भाव राहुल गांधी ने जो कहा वो इस समाज में देश के आजादी से लेके ये बात चल रही है। आज हम झांसी की रानी को महिमा मंडित करते हैं, आज हम माता जिजा माता को महिमा मंडित करते हैं, सावित्रीबाई फुले को महिमा मंडित करते हैं। लेकिन क्या आपने देखा ये तीनों महिलाएं जिनका मैंने जिक्र किया, जिनकी हम पूजा करते हैं, क्या ये मनुस्मृति के अनुसार चल रही थी? मनुस्मृति के अनुसार चलती तो छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा ही नहीं होते। जो व्यक्ति पैदा होता शायद छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं गढ़ते। झांसी की रानी लड़ती ही नहीं, और सावित्री फुले महिलाओं के लिए स्कूल शुरू ही नहीं करती।
क्योंकि उनको तो पति के अधीन होना है, उनको तो पुत्र के अधीन होना है, उनको तो बाप के अधीन रहना है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रोटेक्शन, अरे प्रोटेक्शन क्या होता है? क्या महिलाएं स्वयं प्रोटेक्ट नहीं कर सकती? क्या झांसी की रानी लड़ी नहीं? क्या जीजा माता लड़ी नहीं? क्या पत्थर और गोबर और क्या क्या नहीं झेला सावित्रीबाई फुले ने? लड़ी है वो, लड़ी है, अपनी लड़ाई खुद करना जानती है। ऐसे कई उदाहरण हैं, लोग इंदिरा लड़ते हैं। गांधी कौन प्रोटेक्ट किया? इंदिरा मैं गांधी वही कहा, पूरे भारत को इंदिरा अकेले गांधी तो प्रोटेक्ट गूंगी की, गुड़िया बेशर्मो। से लेके सब प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कौन नहीं लड़ा? इस भाजपा में भी लड़ने वाले हो। सुषमा स्वराज लड़ी नहीं क्या? हाँ। सुषमा स्वराज का क्या लड़ने का इतिहास नहीं है? आखिर तक सुषमा स्वराज वो आखिरी पिलर थी जो इन गुजरातियों के खिलाफ आवाज उठाती थी। इनकी मजबूरी थी उनको मंत्रिमंडल में लेना, लेकिन हमेशा उसका अपमान करने का प्रयास इन्होंने किया। ये क्या बात करेंगे? राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने ये उदाहरण दिए। क्या कहा देवेंद्र? ये राहुल गांधी जी के पास शायद वो क्लिप नहीं, तो वो भी दिखा देनी चाहिए थी उनको। क्या कहा मोहन भागवत जी ने इंदौर में? शादी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। महिला को क्या करना है? घर में पति की सेवा करना है, घर संभालना है, बच्चे पैदा करना है, और कोई काम नहीं उसका। एंटरटेन करना है, एंटरटेन करना है। और पति क्या करेगा? पति तुमको सुरक्षा देगा, पति तुम्हारी 2 टाइम की व्यवस्था करेगा खाने की। ये शादी कॉन्ट्रैक्ट है हमारे यहां। ये उन्होंने इंदौर के एक फंक्शन में कहा। ये इनका सोच है महिलाओं के प्रति। यही कारण है कि संघ में शुरुआत में महिला ही नहीं थी। अभी आज भी नहीं है। अभी भी नहीं है। संघ का एक वर्टिकल जरूर तथाकथित उन्होंने कह दिया कि ये महिला का है। दुर्गा वाहिनी ये ढकोसला है, पाखंड है संघ का, बिल्कुल। इस देश को झांसा देने के लिए। मेन बॉडी में कहाँ है महिला? मैं वही कह रहा हूं। हाँ, आज ये 33% कोरोना रोते हैं। क्यों नहीं अभी अपनी जो बॉडी बनाई इन्होंने, पदाधिकारी बनाए, 18% महिलाएं क्यों हैं? 33% क्यों नहीं कर पाई? वहां लड़ने वाली कौन थी? वसुंधरा राजे आज भी लड़ रही है। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाई राजस्थान की? क्योंकि वो लड़ रही है। इनको लड़ने वाली नहीं, इनको सबमिशन वाली महिला चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का अभी का कैरेक्टर उठा के रखी थी। अभी जो महिलाएं काम कर रही है उनका देखिए। क्या हमारी राष्ट्रपति महिला होने के बावजूद और एक आदिवासी महिला होने के बावजूद जो आदिवासियों पे अत्याचार हो रहे थे मणिपुर में, क्या उसके बारे में बोल पाई? क्यों नहीं बोल पाई? अनुसुईया हुई के लड़ी, रोई, लगातार कंप्लेंट करती रही, हटा दिया राज्यपाल पद से, घर बैठी है, रिटायर कर दिया। कौन ऐसी लड़ने वाली महिला है जिसको कुछ पार्टी में मिला होगा? जो लड़ती है साइडलाइन हो जाती है, लड़ने क्योंकि में नहीं मिलता, यहां डेड बॉडी चाहिए। यहां लड़ने में नहीं मिलता, लड़ने पे कुछ नहीं मिलता। भाऊ मिलता कैसे है? महोबा की महिला ने बताया था कि कहे कि लखनऊ चलो बिस्तर पे, फिर दिल्ली तुमको ले चलेंगे बिस्तर पे, सब मिलेगा। ये है। और प्रोटेक्शन की बात जब कोई कहता है ना, तो मैं एक नाम के अलावा दूसरा नाम नहीं, एक ही पर्याप्त है। जितने पुरुष हैं आजाद भारत में, इस देश को अगर प्रोटेक्ट किया किसी ने तो इंदिरा गांधी ने किया था। अमेरिका जैसे बददिमाग बदतमीज देश से प्रोटेक्ट किया इंदिरा गांधी ने। नहीं चाहिए था उस समय इंदिरा देश को गांधी इतना के बारे में प्रोटेक्ट किया। कहते थे, इंदिरा गांधी के बारे में कहते थे कि उसके कैबिनेट में सबसे बड़ा पुरुष वही है, क्योंकि वो लड़ी, दुर्गा बन के लड़ी, दुर्गा बन के टूट पड़ी। सभी दूर से संघर्ष था उसका, बचपन से संघर्ष था। अरे इंदिरा गांधी की क्या बात करेंगे? इंदिरा गांधी बच्ची थी तो मां बीमार, पिता जेल में, लगातार पिता जेल में, घर वालों ने पाला इंदिरा जी को। एक गूंगी गुड़िया, एक डिप्रेशन में रही इंदिरा जी हमेशा, गूंगी गुड़िया बोलते थे उसको। प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया इंदिरा गांधी को? कि ये गूंगी गुड़िया है, इसको हैंडल कर पाएंगे। लेकिन उस गूंगी गुड़िया के अंदर से जो देवी निकली बाहर, दुर्गा, उसने इनका भी हरण किया और फिर विश्व में भी डंका बजाया। आज उस इंदिरा गांधी को गाली देते हो आप। जिन दोनों का नाम लिया आपने, निशिकांत दुबे और अमित मालविया, इन दोनों की औकात क्या है? इन दोनों की स्थिति क्या है? एक के बारे में पता नहीं क्या पेडलर बताया जाता है किसी चीज। बताइए, वो आदमी को तो दिक्कत होगी ही ना, जो जो उसी से
रोटी पा रहा है, वही एग्जैक्टली। मतलब उसका क्या मैं बोलूं, वो शब्द भी वो होता है, उसके बारे में क्या क्या ओपनली आजकल तो लोग बाइटों में बता रहे हो कि बोलते हैं। पेडलर है, पेडलर रहा। तो ये लोग जिनको महिला भोग्य वस्तु है, इनके लिए बिल्कुल महिलाओं का सशक्तिकरण ये ढकोसला है। इसलिए राहुल गांधी के शब्द चूपते हैं। राहुल गांधी ने कोई नई बात नहीं कही आशीष। ये बात महात्मा गांधी, ये बात जवाहरलाल नेहरू, ये बात सुभाष चंद्र बोस, ये बात गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, ये बात कौन नहीं कहता था? आजादी का कोई भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब आंबेडकर, इन तमाम लोगों ने जो बातें कही उसी को रिपीट किया राहुल गांधी ने। लेकिन भाजपाइयों को उन्होंने, वो जितने थे वो राहुल गांधी के पूर्वज थे, वो हाँ, राहुल गांधी के पूर्वज थे, वो हमारे पूर्वज थे। इनके देखिए पूर्वज तो सावरकर थे ना। जरा खबर मैंने देखिए, मेन मुख्य खबर तो एंटर कर दे, देखिए इनको ये कैसे फंस रहे हैं। लाओ हेडलाइन लाओ भाई, हेडलाइन लाओ। कांग्रेस का हिंदू विरोधी नैरेटिव, बताओ आप। महिलाओं के हक की बात करना हिंदू विरोधी नैरेटिव। बीजेपी ने मनुस्मृति को लेकर राहुल को घेरा। और यही हेडलाइन रोक दो पहले। ये मनुस्मृति 25 जुलाई को फूका था, महाड में आग लगा दी थी बाबा साहेब ने। इसका मतलब बाबा साहेब के भी विरोधी हो तुम। अगर राहुल को गरिया रहे हो तो बाबा साहब को गरिया रहे हो। राहुल ने तो सवाल उठाए हैं मनुस्मृति पर, बाबा साहब ने फूंक दिया था। बताओ किसी की औकात है? इनको वोट चाहिए। औकात है निशिकांत की या अमित मालवीय की कि बोल दे कि ये जो है नहीं आशीष जी, वो था। ये वैसे डायरेक्ट गाली नहीं दे सकते, ऐसे गाली दे रहे हैं। हाँ। ये वंदे मातरम को लेके गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गाली दे रहे हैं। ये वंदे मातरम को, कांग्रेस को गाली नहीं दे रहे। ये उस जमाने की कुंठा है इनकी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, क्योंकि वो अंग्रेजों से लड़ते थे, ये अंग्रेजों के मुखबिर थे। गुरुदेव देखिए क्या रविंद्रनाथ कर रहे टैगोर हैं। अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को तैयार करते थे, ये अंग्रेजों के मुखबिर थे। इसलिए वहां की जो कुंठा है वो आज ओपनली गाली दे रहे हैं, क्योंकि आज वो सत्ता में है। उनको लगता है इनकी हम सत्ता कुंठा, में हैं तो हमको उन जमाने के लोगों को भी गाली देनी है। तो इनकी वंदे कुंठा मातरम को देखिए लेके, स्क्रीन पर। ये वंदे मातरम को महिमा मंडित नहीं कर रहे हैं, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गाली दे रहे हैं। ये मनुस्मृति को हिंदू ग्रंथ कहते हैं, और हिंदू ग्रंथ कह के हिंदुओं का अपमान कहते हैं। मनुस्मृति को गाली देना, ये गाली दे रहे हैं बाबा साहेब आंबेडकर को। बाबा साहेब ये तो आंबेडकर को, हमेशा जिनकी से मूर्तियां इनको अच्छी नहीं लगती, जिनके मूर्तियों पे कालिक पोतते हैं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर आंबेडकर। क्योंकि बाबा विरोधी तो साहेब हमें, आंबेडकर, बाबा साहेब आंबेडकर का ये कब से प्रेम करने लगे? बाबा साहेब आंबेडकर ये के सब घोर हमेशा विरोधी विरोधी रहे हैं। लाओ जरा इन्होंने। भैया ट्वीट लाओ, पहले ट्वीट, एक मिनट भाऊ, एक मिनट पहले ट्वीट, ट्वीट दिखाएं कि किया क्या है इन सब ने, क्या बता रहे हैं, इनका ज्ञान तो जानना जरूरी है। लो ये अमित मालवीय है, फुल कर दो इसका ट्वीट। क्या लिखता है? कांग्रेस की आधिकारिक पोस्ट हिंदू विरोधी कथा गढ़ने के लिए हिंदू धर्म ग्रंथों को चुनिंदा और बेईमानी से पढ़ने का एक उदाहरण है। यानी बाबा साहेब ने भी चुनिंदा और बेईमानी से पढ़ा था। इनके मुताबिक हिंदू धर्म महिलाओं के बारे में क्या कहता है, इसके बारे में हिंदुओं को व्याख्यान देने से पहले राहुल गांधी को पहले मनुस्मृति पढ़नी चाहिए, पूरी तरह से पढ़नी चाहिए। इसका मतलब बाबा साहब भी नहीं पढ़े लिखे थे, यही पढ़ा लिखा है। यहाँ उसी मनुस्मृति का श्लोक है, हाँ यही छिपेंगे ये। यत्र नार्यस्तु पूज्यंती रमन्ते तत्र देवता, इस श्लोक को गटर में डाल दो। ये मनुस्मृति में यही आज तक देश में भाषणों में बताया गया है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। फिर उसी पाठ से एक श्लोक को चुनकर और दूसरे को नजरअंदाज करके कांग्रेस वास्तव में क्या साबित करने की कोशिश कर रही है। यदि राहुल गांधी हिंदू धर्म ग्रंथों पर बहस करना चाहते हैं तो उन्हें राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय कम से कम ईमानदारी से पढ़ना चाहिए। अमित मालवीय, राहुल गांधी छोड़ दो, आओ हमसे चर्चा करो मनुस्मृति पे। भारत की सभ्यताओं की अंग्रेजी के बारे में गहराई से जानकारी का दावा नहीं किया जा सकता। हिंदू धर्म को राहुल गांधी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हिंदू सभ्यता पर कोई भी राय देने से पहले राहुल गांधी को स्वयं को शिक्षित करना चाहिए। चुनिंदा उद्धरण विद्वता नहीं, यह प्रचार है। आगे लाओ, उसका लाओ, निशिकांत का लाओ। बहन प्रियंका गांधी जी आपसे ज्यादा समझदार है, अपनी गद्दी दे दीजिए। सिद्धांत और उपदेश अपने घर से नहीं दूसरों पर लागू होता है। नेहरू जी ने अपने जीते जी कांग्रेस का अध्यक्ष अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को नहीं बनाकर इंदिरा गांधी जी को बनाया। तो इंदिरा गांधी महिला नहीं थी क्या?
1946 में सरोजिनी नायडू जी यानी महिला का विरोध कर नेहरू जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। 1957 में फिरोज गांधी व इंदिरा गांधी में संसदीय चुनाव लड़ने की लड़ाई हुई तो आपने के परिवार ने फिरोज गांधी का साथ दिया, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। इनका तो ज्ञान ही अलग है। ये यहाँ पर विजय नहीं, लक्ष्मी पंडित निशिकांत के दुबे भाई बहन के रिश्ते पे बात न करे तो ज्यादा अच्छा है। ना करे, अच्छा है। वो कांग्रेस के इतिहास से अच्छा अपना संघ का इतिहास देखे। जो आदमी अपने बहन से ही शादी करता हो, वो कम से कम जवाहरलाल नेहरू ने अपने बहन के साथ क्या किया, शादी तो नहीं की, हिंदू धर्म को तो निभाया। पति और पत्नी के बीच में झगड़े क्या हुए, पति पत्नी के झगड़े में क्या हुए, तो जरा आपने प्रधानमंत्री जी से पूछिए ना, पत्नी के साथ क्यों नहीं रहते, जरा हाँ। वो पूछिए ना। आपने इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी से क्यों कहते हैं, आप घर में बताइए। ये जो आपने एक ट्वीट बताया आशीष जी, और आपने बताया जो श्लोक बताया, उसने उस श्लोक का नंबर दिया। बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी एक श्लोक कोट किया था, जिसका नंबर था 9.3/9.26। क्या कहता है अंग्रेजी में, उसका ट्रांसलेशन है, बाबा साहेब आम्बेडकर पॉइंटेड आउट verses stating that woman must never be independent and must remain under the guardianship of her father in childhood, her husband in youth, and her son in old age. मनुस्मृति 9.3/9.26। इसमें बताइए आप, बाबा साहेब आम्बेडकर ने महाड़ में जब ग्रंथ के जलाया, तब उस ग्रंथ जलाने के दो मुख्य कारण थे। एक था कास्ट सिस्टम और दूसरा था महिलाओं का उत्थान होने में रुकावट। उन्होंने कहा मनुस्मृति क्या है, मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था को लागू करने की बात करती है। मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था को ही लागू नहीं करती। मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था में जो कानून बनाती है, वो वर्ण व्यवस्था के अनुसार सजा देती है। एक ही यदि कोई गुनाह किसने किया और वो यदि ब्राह्मण ने किया हो या क्षत्रिय ने किया हो तो उसको सजा अलग है, वैश्य ने किया हो तो सजा अलग है, और शूद्र ने किया तो सजा अलग है, क्योंकि वो निचली जाति का है। उच्च और नीच जहां समाज में डिवाइड करता है, उस मनुस्मृति को मैं जलाता हूं, क्योंकि बाबा साहब कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। वही संविधान यदि किसी ब्राह्मण के अंडर किया गया होता अध्यक्षता में, तो शायद ये एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि ये मनुवादी मनु सोच है। एक दलित इंसान इस देश का संविधान कैसा लिख सकता है, कैसी अध्यक्षता कर सकता है, ये पीड़ा थी उनको। और यही दलितों की पीड़ा है, जो दलित का सिर्फ टोकनिज्म होता है। दलित या वो आदिवासी है तो राष्ट्रपति बना दो, दलित है तो राष्ट्रपति बना दो, और एक रबर स्टैंप बना के रख दो कि जिसको कोई स्थिति नहीं हो। ये क्या है? ये सामंती सोच है। और इसीलिए मैंने कहा कि वो मनुस्मृति हमको मत सिखा निशिकांत दुबे, पहले अपने गरेबा में झांक कि तूने अपने बहन के साथ क्या किया। ये मत बता जवाहरलाल नेहरू ने बहन के साथ क्या किया, तू देख अपने बहन के साथ क्या किया। जिस बहन का आज वसुंधरा राजे के साथ आपने क्या किया, वसुंधरा राजे के साथ क्या किया। वसुंधरा राजे एक ताकतवर नेता है इसलिए घर बिठाया, यह है आपका, क्योंकि वो महिला है, सवाल पूछती है। कैसी सवाल पूछेगी? सुमित्रा महाजन को स्पीकर पद से आपने हटा दिया क्योंकि वो सवाल पूछती है, वो उनके हिसाब से नहीं चलती। आपको एक रबर स्टैम्प चाहिए था, रबर स्टैम्प नहीं बनी तो उम्र का लिहाज दिखाया। अब प्रधानमंत्री कौन सी उम्र में बैठे हैं, सुमित्रा महाजन से तो बड़े ही हैं। अब क्या हो गया, वो चल जाता है आपको येदुरप्पा चल जाता है पार्लियामेंट्री बोर्ड में, लेकिन सुमित्रा महाजन नहीं चलती क्योंकि सवाल पूछती है। आपने स्त्रियों के साथ क्या किया? मात्र प्रमोद महाजन, जिसने पूरी राम जन्मभूमि का आंदोलन, जो रथ यात्रा निकली उसमें खंधे से खंधा लगाकर पूरी रथ यात्रा में वो अडवाणी जी के साथ थे। प्रमोद महाजन जिसने शिवसेना के साथ गठबंधन करके हिंदुत्व का प्लैंक आगे फेंका था। क्या प्रमोद महाजन का बीजेपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? आज प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन के साथ क्यों व्यवहार, उसको बूथ लेवल का कर्मचारी, मतलब बूथ लेवल का पदाधिकारी भी नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि प्रमोद महाजन की इन गुजरातियों से पटती नहीं थी। आपसी वैर्य वैषम्य निभाने के लिए आप बच्चों तक को नहीं छोड़ते, तो आप बोलते हो कि आप यह है। कंगना राणावत से तो पूनम महाजन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है पार्टी के लिए।
और इन्हें स्मृति कंगना ईरानी से भी चाहिए, ज्यादा है। इन्हें कंगना लेकिन चाहिए। लेकिन आपको बोलने वाली नहीं चाहिए। वो प्रबोध महाजन की बेटी है, वो सवाल उठाती थी। सवाल सुनने के आदि कहां है आप? आपको तो महिलाएं मनुस्मृति वाली चाहिए, जो आपके प्रोटेक्शन में रहे, नहीं जो नहीं, इन्हें आपके न नेतृत्व में काम करे, आपको सवाल नहीं पूछे। आप बात करते हैं इन्हें न मनुस्मृति उमा की। चाहिए, न ये वसुंधरा कहे, चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि संविधान की जगह हम मनुस्मृति लाना चाहते हैं, खुल के बात करें ना, खुल के बात करें। आप बोले महिलाओं को कोई अधिकार नहीं, बोलिए, आप खुल के बोलिए मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था लाना चाहते हैं। अरे कुछ काम करो तो डंके की चोट पे करो, उसमें भी छद्म रोल मत अदा करो। राहुल गांधी ने बोला तो धर्म ग्रंथ का अपमान है, किया धर्म ग्रंथ का अपमान। चलो राहुल गांधी ने, हम सब धर्म ग्रंथ का अपमान करते हैं, क्योंकि उस मेरा धर्म मनुस्मृति ग्रंथ को हम भी, गीता है, हाँ, मेरा धर्म ग्रंथ रामायण है, मेरा धर्म ग्रंथ महाभारत है, मेरा धर्म ग्रंथ वेद है, उपनिषद है। कहां वेद और उपनिषद में लिखा हुआ है? महिलाओं में वेदकालीन स्त्रियां देखिए कहां है, और आपके मनुस्मृति में स्त्रियों की जगह कहां है? देख लीजिए। क्या वेदों में कभी लिखा है कि पति के अधीन होना चाहिए? क्या वेदों में कभी लिखा है? तो किससे पूछ रहे इन जाहिलों आज से? आशीष जी, आज आप मुझे आपने एक बार पूरा बताया था कि कितने उपनिषद क्या है, वेद क्या है। मुझे लगता है एक बार फिर से आप बताइए। इनको लगता है कि हम यहाँ बैठते हैं तो हमको हिंदुइज्म के बारे में कुछ पता नहीं। अरे इनको लगता है इनको ये ठेकेदार हो गए हिंदुइज्म, हिंदुइज्म के। नरेंद्र मोदी 76 साल हो गए ना, 76 साल हिंदुइज्म इनको पढ़ाऊंगा मैं। आवे आज पढ़ने, और निःशुल्क पढ़ाऊंगा उम्र रही तो। ये क्या पढ़ेंगे सब हिंदुइज्म के दुश्मन। ये जो कह रहा है ना, मैं संस्कृत में, आप अंग्रेजी में कह रहे थे, मैं संस्कृत वाला दिखा देता हूँ श्लोक। संस्कृत का श्लोक पहले लाओ भाई, संस्कृत का श्लोक लाओ, नहीं तो कहेंगे सब अंग्रेजी में वो कर दिया। क्या लिखा है देख लो। पिता रक्षति कौमार्य, मतलब जब तक कुंवारी है पिता रक्षा करेगा। भर्ता रक्षति यौवने, जब जवान शादी हो जाएगी तो पति रक्षा करेगा। रक्षन्ति स्थाविरे पुत्रा, बेटा जैसे ही जवान हुआ वो बेटा फिर रक्षा करेगा। न स्त्री स्वतंत्र मरहति, अर्थात बचपन में पिता, युवावस्था में पति, बुढ़ापे में पुत्र स्त्री की रक्षा करते हैं। स्त्री कभी भी स्वतंत्र रहने योग्य नहीं मानी गई है। अधिकार की आकांक्षी ही नहीं, स्वतंत्र रहने योग्य अधिकार की आकांक्षी इसमें नहीं मानी इसमें गई। आशीष जी ये खेल करते हैं। हम्म, ये उस पूरे श्लोक का रक्षांति स्थाविरे पुत्र यहां तक ही पढ़ते हैं। ये जो आगे है, न स्त्री स्वातंत्र मरहति, ये गायब कर देते हैं। अगला और देखिए कहते ना, हैं कि अरे उन्होंने तो कहा कि भाई बचपन में पिता आपकी रक्षा करता है, युवावस्था में पति रक्षा करता है, बुढ़ापे में बेटा रक्षा करता है। ये तो रक्षा करने की बात कर रहे हैं। रक्षा इसीलिए करने की बात इस उपलक्ष्य में कर रहे हैं कि स्त्री कभी भी स्वतंत्र रहने योग्य अधिकार की महत्वाकांक्षा नहीं मानी गई। इस वजह से ये रक्षित है। किस अगला वजह से? देखिए वो भाऊ, स्वतंत्र रहने योग्य अधिकार की महत्वाकांक्षी नहीं मानी गई है। अगला, स्वतंत्र अस्वतंत्रा स्त्रियः कार्याः पुरुषैः, अर्थ इसका, परिवार के पुरुषों को चाहिए कि वे स्त्रियों को दिन रात अपने नियंत्रण या संरक्षण में रखे, यानी गुलाम। इसको गुलाम रखे। जो दिन रात 24 घंटा नियंत्रण में हो वो गुलाम ही तो होगी। ये स्त्रियों गुलामी की बात करते हैं। और ये जो यत्र नारी पूज्यंती रमनते तत्र देवता जैसा पाखंड है ना, इसका झांसा किसी और को देना। हमारे देश में एक बहुत बड़ा कल्चर है जिसको जिसको खाली करना हो, और भाजपाइयों का, मैं भाजपाइयों संघियों का, जिसको घर बिठाना होता है ना उसको पूज्य बना देते हैं सब। ठीक हाँ है, जिसको घर बिठाना हो मतलब जिसके सारे हक छीन लेने हो। हाँ, आडवाणी जी पूज्य हो गए, अटल जी अडवाणी जी पूज्य हो गए, कुछ नहीं आडवाणी जी है, खाना पूज्य हो अपने गए, मन से नहीं सुमित्रा खा महाजन सकते पूज्य सब। हो गई, ये पूजनीय हो गए पूज्य, ये सब। तो भाजपाइयों संघियों का पूज्य शब्द ये बहुत खतरनाक है। अगला लाइए, जो मैं कहा था SC ST OBC ये सब देखें, खाली पोस्ट दिखा दीजिए, ट्वीट छोड़िए, ओम सुधा जी का ट्वीट छोड़िए, खाली पोस्ट लाइए, आप पोस्ट लाइए। हाँ, ये पढ़ लीजिए एक एक करके। क्या लिखा है? 3 नंबर से शुरू करिए, और सब अध्याय श्लोक नंबर सब लिखा है।
किसी भी आयु का ब्राह्मण, किसी भी आयु का ब्राह्मण पिता तुल्य होता है। और ये हमारे समाज में चला भी आ रहा है। बुजुर्ग बुजुर्ग 12 साल बच्चा आता है तो पैर छूते हैं गाँव में अभी भी। किसी भी आयु का ब्राह्मण पिता तुल्य होता है। 100 वर्षों का वृद्ध क्षत्रिय भी 10 वर्ष के बालक ब्राह्मण के को पिता बराबर ही समझे। 100 वर्ष का क्षत्रिय है तो 10 वर्ष के बालक ब्राह्मण को पिता बराबर समझ ले। 4 नंबर, शूद्र द्वारा अर्जित धन को ब्राह्मण निर्भीक होकर ले सकता है, क्योंकि शूद्र को धन रखने का अधिकार नहीं है। मायावती बहुत बैटिंग कर रही हैं आजकल, दिन रात लगी हुई हैं। उनको भाजपा का महासचिव नहीं बनाया, बना देना चाहिए था। मायावती जितना धन बचाने के लिए कर रही है ना, वो सारा धन उनका नहीं है, दे दो मोहन भागवत को। जो ब्राह्मण है मोहन भागवत, दे दो, तुम्हारा हक ही नहीं है पैसा रखने का, जो हजारों करोड़ रुपए रखी हो। ठीक है, जिसको बुरा लगे लगे। ये सब भाजपा की स्टेपनी बन के मायावती पूरे जिंदगी का अपना कृतित्व को धो दी है। उसके बाद आइए 5 नंबर पे, बिल्ली, नेवला, चिड़िया, मेढक, गधा, उल्लू और कौवे की हत्या में जितना पाप लगता है, उतना ही पाप शूद्र यानी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की हत्या में है। मतलब शूद्र की हत्या बिल्ली और नेवला मारने के बराबर है। बस चिड़िया, मतलब चिड़िया मारने वाला और शूद्र मारने वाला बराबर है। ये है अपराध का इनका। 6वां, कार्यक्रम लंबा हो रहा, थोड़ा सा रुक जाइए, बहुत बाइटें थी, हम नहीं सुनवा रहे हैं मजबूरी में। 6वां, ब्राह्मण दुष्चरित्र भी पूजनीय है और शूद्र जितेंद्रिय होने पर भी पूज्य नहीं है। मतलब अपनी सारी इंद्रियां जीतने वाला शूद्र भी पूजनीय नहीं है, और दुष्चरित्र घटिया व्यभिचारी हो तो भी पूजनीय है। 7वां, जो शूद्र अपने प्राण, धन और स्त्री को ब्राह्मण को अर्पित कर दे, उस शूद्र का भोजन करने योग्य है। जो शूद्र अपना प्राण, धन और स्त्री सब ब्राह्मण को अर्पित कर दे, वही उसी का भोजन आप कर सकते हैं। 8 नंबर, चाहे वह खरीदा गया हो अथवा नहीं, लेकिन शूद्रों से सेवा ही करानी चाहिए, क्योंकि शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की सेवा के उद्देश्य से ही की है। 9वां, आशीष जी, एक सेकंड, आशीष जी, आशीष जी, 7वें नंबर पे एक घनघोर ऑब्जेक्शनेबल चीज है। शूद्र हाँ? अपने प्राण, धन और स्त्री हाँ, ब्राह्मण को अर्पित कर दे। हाँ, मतलब शूद्र की स्त्री ब्राह्मण को वर्जित नहीं है, हाँ, वो उसका भोग कर सकता है। हाँ, इसीलिए दुबे को ये अच्छा लग रहा है। हाँ। निशिकांत दुबे ब्राह्मण है, इसीलिए उसको ये अच्छा लग रहा है कि भाई शूद्र की प्राण, धन छोड़िए, स्त्री का भी भोगने को मिलेगा ब्राह्मण को। अगला देखिए, 8 नंबर, 9 नंबर, इन शूद्रों को शमशान, पहाड़ और उपवनों में ही अपनी जीविका के कर्म करते हुए निवास करना चाहिए। इसीलिए देखिए गांव में वही हमारे यहाँ चलाया कि गांव के बाहर बसाते रहे। 10 नंबर, इन नीची जाति वालों के लिए कफन ही इनका वस्त्र है। फूटे बर्तनों में भोजन करें, इनके आभूषण लोहे के हों और वे सर्वदा भ्रमण करते रहें तथा एक स्थान पर बहुत दिनों तक न रहें। 11 नंबर, धर्माचरण करने वाला मनुष्य इन नीच जाति वालों के साथ बातचीत न करे तथा उन्हें न देखे। 12 नंबर, यदि नीची जाति का व्यक्ति ब्राह्मण अथवा गाय के लिए अपने प्राण त्याग दे तो वह उच्च पद को प्राप्त होता है, मतलब इनके लिए जान दे दो तब। 13 नंबर, यदि किसी कारणवश यज्ञ पूरा न हो रहा हो तो उसकी पूर्णता के लिए वैश्य के यहाँ से धन न मिलने पर शूद्र के यहाँ से धन ले सकता है, क्योंकि शूद्र का यज्ञ से कोई संबंध नहीं होता। 14 नंबर, जिस ब्राह्मण ने शूद्र का वध किया है उसे 6 माह के व्रत और 1 बैल तथा 11 गायें दूसरे ब्राह्मण को दान में देनी चाहिए शूद्र को मारने पे। ये जो है इनका है सच। अब मतलब आप लोग, हम तो कह रहे हैं, ये कह रहा है ना कि अध्ययन करना चाहिए, वाकई अध्ययन करना चाहिए, एक एक आदमी को अध्ययन करना चाहिए कि ये सब क्या चाहते हैं, किस सोच के हैं, किस हद तक इनका मतलब ये मनुस्मृति का सच क्या है। मैं आपको एक थोड़ा सा और बताऊंगा भाऊ, उसके बाद फिर कंक्लूड करेंगे, क्योंकि बहुत बाइटें थी, हम चला ही नहीं पाए। इतने बड़े कंटेंट में यही होता है ना, दर्शक तो गुस्साते हैं, लेकिन क्या करें। नराहर कुरुंदकर, मेरे ख्याल से मराठी ही होंगे। हाँ, नराहर कुरुंदकर ये मतलब इतिहासकार हैं और मनुस्मृति पर इन्होंने बहुत काम किया है। और मैं बीबीसी की रिपोर्ट के हवाले से बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं टूटपूजिया की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी।
उस लेवल का ही वो लाते हैं, तब हम नहीं, वो चर्चा अमित मालविया के लिए, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में जगह नहीं है तुम्हारे और मेरे लिए। अमित मालविया ने एडमिशन लेके उसको फुलफिल कर दिया है। कुरुंदकर साहब, इन्होंने पूरा डिटेल बताया है, मतलब एक एक चीज की 12 अध्याय मनुस्मृति में है, 2684 श्लोक हैं, कुछ संस्करण इसके हैं उसमें 2964 श्लोक तक हैं। इन्होंने ये मनुस्मृति पर कई लेक्चर दे चुके हैं और इनके लेक्चरों को संकलित करके किताब लिखी जा चुकी है। इनकी पहले मैं परिचय इसीलिए दे रहा हूं कि ताकि समझिए, किताब लिखी जा चुकी है। कुरुंदकर मनुस्मृति पर बताते हैं कि मैं उन लोगों में शामिल हूं जो मनुस्मृति को जलाने में विश्वास करते हैं। इस किताब की रचना ईसा के जन्म से 200-300 साल पहले शुरू हुई थी। पहले अध्याय में प्रकृति के निर्माण, 4 युगों, 4 वर्णों, उनके पेशे और ब्राह्मणों की महानता जैसे विषय हैं। दूसरा अध्याय है ब्रह्मचर्य और अपने मालिक की सेवा पर आधारित है। तीसरे में शादियों की किस्में, शादियों की भी किस्म है ना, कि उच्च व्यक्ति निम्न कुल में शादी कर सकता है, मतलब स्त्री नीचे जाति की हो सकती है। स्त्री कभी भी अपने से, मतलब जो है ना, अगर कोई भी पुरुष वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण पुरुष क्षत्रिय वैश्य स्त्री से कर सकता है शादी, लेकिन शूद्र से वैश्य भी, पुरुष, शूद्र की स्त्री को भी भोग सकता है वो। और शूद्र तो मतलब कहीं उसको कोई वैल्यू ही नहीं दी गई है। लेकिन अगर वैश्य पुरुष है तो ब्राह्मण महिला से शादी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ये पूरा है इसमें। तो यहाँ पर ये सब है। उसके बाद चौथे अध्याय में गृहस्थ धर्म के खाने, पांचवें महिलाओं के कर्तव्यों, शुद्धता और अशुद्धता का जिक्र है। महिला शुद्ध कब होगी, अशुद्ध कब होगी, ये सब बताया गया है, जितना हमारे गांव में हमने अब तक 10 साल 5 साल पहले तक देखा है। छठे अध्याय में संत राजा, इनका कर्तव्य बताया गया है। 8वां अपराध, न्याय, वचन, ये सब है। 9वें में पैतृक संपत्ति। 10वें में वर्णों के मिश्रण, जिसको वर्ण संकर कहते हैं, कि कौन सा वर्ण किसमें मर्ज हो कैसे। 11वें अध्याय में पाप कर्म, और 12वें में 3 गुणों और वेदों की प्रशंसा है। मनुस्मृति की बस यही रूपरेखा है। मनुस्मृति में अधिकार, अपराध, बयान, न्याय के बारे में जो भी बताया गया है, ये सब कुछ मतलब घनघोर आपत्तिजनक है। 25 जुलाई 27 को इसीलिए सार्वजनिक रूप से महाड़ में फूंक दिया था। अंबेडकर अपनी किताब फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म की बात करना, फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, इसमें लिखते हैं कि मनु 4 वर्ण की व्यवस्था का वकालत करता है। वो कहते हैं कि मनु इन 4 वर्णों को अलग अलग रखने के बारे में बताकर जाति व्यवस्था की नींव रखता है। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि मनु ने ही जाति व्यवस्था की रचना की, लेकिन इस व्यवस्था के बीज बोए और उसको मजबूत कर दिया मनु ने। कुरुंदकर से लेके अंबेडकर, जाओ गरियाओ उनको, राहुल गांधी पे ही तुम लोग खत्म हो जाते हो शुरू होकर के। नहीं, ये लोगों को मूर्ख समझते हैं, ये लोगों को मूर्ख समझते हैं। और दुबे को, निशिकांत दुबे को मनुस्मृति सूट होती है, क्योंकि दलितों का स्त्री भोग्य अलाउड है उसमें। निशिकांत दुबे ब्राह्मण है, मनुस्मृति के हिसाब से किसी शूद्र के यहां खाना खाने जाएगा तो उसका धन, उसकी संपत्ति और स्त्री अपने नाम पे करेगा पहले, उसके बाद खाना खाएगा, तो पाप नहीं लगेगा। अच्छा, भाजपाई दलित पिछड़े आदिवासी जो हैं, वो भी क्या ये निशिकांत का और अमित मालवीय का चश्मा लगा के नहीं, बिल्कुल पढ़ेंगे देखते क्या? होंगे। मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, आज पढ़ेंगे तो भाजपा बता। में जो ओबीसी है, भाजपा में जो दलित है, उनको सोचने के लिए जरूरी है। कभी देख लीजिए, किसी सवर्ण नेता को अपने घर में खाना खाने के लिए नहीं बुलाइएगा। दक्षिणा के नाम पे स्त्री मांग सकता है वो, मनुस्मृति में लिखा है। नहीं तो ब्राह्मण तुम्हारे यहां खाना नहीं सकता, दलित के यहां खाना नहीं खा सकता। उसको अपना धन, संपत्ति और स्त्री जब तक वो ब्राह्मण को नहीं देगा वो, तब तक वो ब्राह्मण का भोज लायक नहीं है। और ये मनुस्मृति चाहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करता हूं, नेशनल एग्जीक्यूटिव में प्रस्ताव पारित करिए कि मनुस्मृति हमको चाहिए। हाँ, है हिम्मत औकात तो हो तो बता के दिखाइए। है हिम्मत तो। ये क्या, ये छिछोरों से बात करवाते हो? ये अमित मालविया जिसको खुद भगा दिया आपने, दूसरा ये निशिकांत दुबे जिसका अपना कोई कैरेक्टर नहीं है। लोग घर में बुलाने के पहले 3 बार सोचेंगे कि महिलाओं को घर के अंदर रखो, भाई किसको बुला रहे हैं, जो अपने बहन से शादी करता है। इनसे क्या फ्रंट खुलवाते हो? औकात है नरेंद्र मोदी जी सामने आए, अमित शाह आए, बोले मनुस्मृति गलत नहीं है, हिंदू धर्म है और हम मनुस्मृति के साथ है। बोले तो सही।
उसके लिए भी तुम्हें ये छद्म लोग चाहिए जिनकी कोई औकात नहीं है। ये यहां तो इन राहुल लोग गांधी है, राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वस्व है, कांग्रेस के स्टार लीडर है। और राहुल गांधी ने खुद कहा है, अखिलेश यादव खुद कहेंगे, ममता खुद कहेगी, शरद पवार खुद कहेंगे, ये वो लोग हैं जो पार्टी को हेड करते हैं। आपके यहां बुलवा दीजिए जरा प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से बुलवा तो दीजिए। मुझे आप तमाम दलित और ओबीसी नेताओं पे दया आ रही है। अरे सत्ता में रहने के लिए भाजपा से कितनी गाली खाओगे? वो मनुस्मृति का महिमा मंडन कर रहे हैं, जो मनुस्मृति तुम्हें कोई इज्जत नहीं देती। इसके बाद यदि उनके साथ आप बैठ रहे हो तो आप सत्ता में रहने के लिए कितने नीचे गिर सकते हो। तमाम ओबीसी दलित नेताओं को मेरा आह्वान है बीजेपी के, कम से कम इस बात पे आवाज उठाइए कि बाबा साहेब आंबेडकर ने जो मनुस्मृति का दहन किया था वो सही था। इतना तो बोलने की हिम्मत रखिए। कम नहीं से नहीं कम नहीं बोले। अपने जिस लोगों ने तुमको, जिस महामानव ने तुमको इस लायक बनाया कि मताधिकार भी तुमको दिया और संविधान में लाकर एक बराबरी का दर्जा दिया, उसको तो अपमानित मत होने दीजिए। आज निशिकांत दुबे और अमित मालविया ने गाली दी है बाबा साहेब आंबेडकर को। भाजपा में आने के बाद, भाजपा में आने का मतलब ही है कि जो भी दलित पिछड़ा आदिवासी भाजपा में आया वो बाबा साहेब को तिलांजलि दे दिया, तभी आया। और ये निशिकांत, एक लाइन और आखिर में बता दें, बहुत चिंतित था विजय लक्ष्मी पंडित को लेकर। नेहरू जी ने अपनी हाँ बहन विजय लक्ष्मी पंडित को अध्यक्ष नहीं बनाया। इसके टाइमलाइन पे जाइएगा, ये नेहरू जी के साथ एक फोटो लगाता है एक हाँ बच्ची हाँ, का, बार बार लगाता है। इस बिल्कुल बेशर्म को यह हक नहीं है, वो जिस बच्ची की फोटो लगाता है नेहरू को चूमते हुए, वो वही नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित की की बिटिया बेटी है, नयनतारा सहगल, सहगल, नयनतारा सहगल। हाँ, नयनतारा सहगल की फोटो है। बताओ, ये अपने मन के मुताबिक, मतलब बहन भांजी थी, और नयनतारा सहगल 99 वर्ष की उम्र में उन्होंने लिखा ये बात, 99 वर्ष की बहुत उम्र में, बहुत कि इमोशनल मैं, पोस्ट है आशीष। हाँ, यदि थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा तो चलेगा, वो पोस्ट पे एक अलग कार्यक्रम करिए आप प्लीज। वो 99 पोस्ट साल की दिखाइए। उम्र में, कि ये इतना घटिया, मतलब वो, कि, और मैं एक लाइन खाली पढ़ता हूँ नेहरू के बारे में क्या लिखा था। नयनतारा सहगल जब भारत आजाद हुआ, विदेश से पढ़ के लौटी, तो वो उस समय विदेश से पढ़ के लौटी, इंदिरा यहीं थी, वो विदेश से पढ़ के लौटी थी। तो विदेश मंत्रालय का जो दफ्तर है वहीं नेहरू जी बैठते थे, तो उनके लिए टिफिन लेके जाया करती थी, इतना वो जो है अपने हाँ, मामा को करती थी। और लिखा, एक खाली मैं बता रहा हूँ कोट अनकोट, मैंने उन्हें कहा था कि मैंने मेरी जिंदगी में मैंने जितने लोगों को जाना, जितने लोगों को, उनमें सबसे महान और उदात्त व्यक्ति मेरे मामा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और छोड़ दीजिए, क्या बात करोगे इस परिवार से, इस परिवार से तो नहीं, हम आज और इस इसके परिवार की बावजूद तारीफ आशीष, करेंगे। नयनतारा सहगल विचारों से कई बार इंदिरा जी के भी खिलाफ गई है। कई बार, छोड़ दीजिए, जो संपूर्ण क्रांति हुई, जेपी ने मैसेज दे करके, पूरी कहानी अलग कार्यक्रम फिर लंबा, मैसेज दे करके जेपी ने नयनतारा सहगल से संपर्क किया। नयनतारा सहगल ने 17 आर्टिकल लिखे, जो उस समय छपाई चल रही थी, जो लेख आ रहे थे, 17 आर्टिकल लिखे, इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है खड़ी थी। यहां तक कि हुआ कि इंदिरा हो सकता है कि छोड़ दें बहन के नाते, लेकिन संजय नहीं जो है छोड़ेगा, संजय जेल डाल देगा। लेकिन नयनतारा सहगल ने कहा कुछ नहीं, परिवार महत्वपूर्ण नहीं है, परिवार देश मेरा, महत्वपूर्ण है। देश महत्वपूर्ण है, ये वो परिवार है। तो उस नयनतारा सहगल, नयनतारा हाँ, सहगल को जो इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ी हुई जेपी के कहने पे, जिस जेपी के साथ इसके पुरखे थे, उसको ये संबंध बताता है। वहां पर भी ये चरित्र हनन बेसिकली क्या करता है, है। ये कुत्सित है। ये अपने बहन के साथ शादी करता है। ये हो सकता है इसकी भांजी पे भी गलत नजर होगी। जो आदमी अपने नजर से देखता है उसको सारी दुनिया वैसी ही दिखती है। दो भाई बहन यदि जा रहे होंगे रास्ते में एक मोटरसाइकिल पे बैठ के, तो ये उनको सोचेगा कि ये कहीं अय्याशी करने जा रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने अपने बहन के साथ अय्याशी की है। तो इसका सोच वही है। और ये भाजपा का बड़ा दुलारा है। ये भारतीय जनता पार्टी का डिटोरिएशन है।
महिलाओं को लेके। ये क्या महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे? ये मामा और भांजी पे सवाल उठाते हैं। जिस महिला ने जेपी आंदोलन में इनका साथ दिया होगा उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाते हैं। इतने घिनौने और गिरे हुए लोग हैं ये मनुस्मृति की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अमित मालविया करेगा, क्योंकि अमित मालविया ने अपने घर में ऐसा ही किया होगा। उसके पिता ने उसके माँ को घूंघट में रखा होगा। भाऊ वो तो पेडलर, उसको मधु किशोर ने तो क्या 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 कौन नहीं से बोला? वीडियोज पेडलर ही बोला, बेचता है सप्लायर बोला, और क्या बोला? कौन मधुकिशोर से का इंटरव्यू वीडियोज मार्केट बेचता में है? है। ये क्या अब तो और ऐसे ही लोगों को मनुस्मृति अच्छी लगती है कि जो महिलाओं का शोषण करने के लिए किसी के पास भेजते होंगे, उसको पैडलर कहते हैं। क्योंकि महिला पूछेगी नहीं ना, अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। जो ये पैडलर कहेगा वो करना पड़ेगा बेचारी को। और मधु किशोर ने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं, मधु किशोर मोदी जी की सबसे बड़ी प्रहरी थी। अभी अय्यास शब्द का इस्तेमाल हुआ, सदन में अय्यास बोलता है निशिकांत दुबे, तो उसके पास ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं है कि वो बोले किसी का अय्यास और उसको जो है छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इजाजत दीजिए, हमें अगले कार्यक्रम में आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।